मंडल न्यूज़ की इस विशेष पेशकश में, इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है। उनका तारुफ मैं आपसे कराऊं, इससे पहले उनका परिचय देने उनका परिचय देने के लिए चंद अल्फाज पेश करता हूं। कहते हैं, कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत उपस्थित हैं, उनकी आवाज़ कुछ ऐसी है जिसने अपनी प्रतिभा, अपने संघर्ष और अपनी संगीत साधना से लाखों लोगों को अपना मुरीद बनाया है। जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़, मेहनत और समर्पण के बल पर देश के संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई है। बचपन से संगीत के प्रति जुनून रखने वाली इस कलाकार का नाम है इशिता विश्वकर्मा। आपने इशिता को सारेगामा में, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में देखा होगा। कोट पहनकर सुमधुर गीत प्रस्तुत करने वाली ये बच्ची आज मंडल न्यूज़ की मेहमान है। आइए आज इशिता विश्वकर्मा से उनकी संगीत यात्रा के बारे में बात करते हैं, भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। इशिता, बहुत बहुत स्वागत है मंडल न्यूज़ के इस बुलेटिन में। अपनी संगीत यात्रा के बारे में मंडल न्यूज़ के दर्शकों को कुछ बताइए कि आपकी संगीत यात्रा कैसे शुरू हुई। मुझे लगता है मेरी संगीत की जो यात्रा है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो गई जी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही म्यूजिशियन रहे हैं और मेरी मम्मी भी गाती आई हैं। तो बहुत छोटी सी थी, 2-2.5 साल की, जब मम्मी ने नोटिस कर लिया था कि ये कुछ गुनगुनाती है या गाती रहती है। और ऐसा मम्मी का कहना है कि बोलना बाद में सीखा और शुरू किया, गुनगुनाना और गाना उसके पहले। अक्सर ये होता है कि मम्मी अपने बच्चों को लोरी सुनाती है। जी। आप जो बता रहे हो कि आप 2.5-3 साल की उम्र से गुनगुनाना शुरू कर रहे थे, तो लोरी कौन किसको सुनाता था? मम्मी एक्चुअली जो भी गाती थी तो मैं दोहराती थी, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि मम्मी जो भी गाती थी मैं उनको रिपीट करती थी। और अगर मम्मी मेरे लिए गा रही तो मैं भी गाती थी सो दैट, मतलब एक कंफ्यूजन था मम्मी और मेरे बीच कि भाई कौन किसको सुला रहा है। वैसे इशिता की मम्मी भी बहुत अच्छी गायिका हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बहुत सारे एपिसोड्स में आपने टीवी पर इशिता और उनकी माताजी तेजल भाभी ना, जी। उन्हें साथ में आप लोगों ने गाते सुना होगा। और बाकमाल माँ बेटी जो गीतों की प्रस्तुति देती हैं, और इनकी जो संगीत की, इनके जो आरोह अवरोह है, वो बाकमाल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इशिता, बचपन में संगीत के प्रति आपका जुड़ाव रहा, आपने माताजी से सीखा, इसके बाद फिर संगीत की ऑफिशियल ट्रेनिंग ली, शास्त्रीय संगीत सीखा। जी। मैं जब 4 साल की हुई तो मम्मी पापा को लगा कि इसको अगर अभी से हम कहीं सीखने के लिए या कहीं सही गाइडेंस के लिए भेजते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में सब कुशल मंगल रहे। तो शिप्रा सुलेरे मैम हैं, हमारे घर के पास एक बाल भवन हुआ करता था, वहाँ शिप्रा मैम के अंडर में मुझे सीखने के लिए मम्मी पापा ने भेजा। फिर शुरुआती शिक्षा उनसे ली। उसके बाद 4th क्लास से, जो 4th स्टैंडर्ड होता है, तब से आप एग्ज़ाम दे सकते हो विशारद का, एलिजिबल हो जाते हैं। तो आलोक वर्मा सर हैं वहीं हमारे जबलपुर में, उनसे मैंने प्रारंभिक जो क्लासिकल के एग्ज़ाम की जो शिक्षा है वो लेना शुरू की। साथ ही साथ वो सुगम संगीत सिखाते थे। फिर कुछ सालों बाद जब मुझे लगा कि क्लासिकल में और शास्त्रीय संगीत में मुझे और थोड़ा गूढ़ता से समझना है, सीखना है, बेसिक सीखने हैं, और CCRT एक एग्ज़ाम होता है, कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल। उसमें अपीयर करने के लिए एक एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी होती है म्यूजिशियंस के लिए। उसकी तैयारी के लिए मैं, प्रकाश वेरुलकर सर हैं हमारे, उनसे मैं सीखने के लिए गई और तब से लेकर आज तक सीख ही रही हूँ। क्या बात है। और सब बहुत मेरे ऊपर गुरुजनों की बहुत कृपा रही है, बहुत आशीर्वाद रहा है, और ये हमेशा रहा है कि मैंने जब जहाँ सीखा है, मुझे बहुत एक स्पेशल गाइडेंस होता है ना, कि एक
एक प्रेम जुड़ जाना, जी। एक अपनापन जुड़ जाना, तो मेरे आज भी सारे ही गुरुजनों से बहुत अच्छे हमारे रिश्ते हैं और आज भी बिल्कुल मुझे बेटी ही मानते हैं अपना। तो मुझे लगता है मेरी ये जर्नी में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान और आशीर्वाद रहा है। दर्शकों से अभी मैं जब इशिता को बात करते सुन रहा था, ये इशिता से मेरी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात बड़ी अनऑफिशियल हुई थी, ये बतौर पत्रकार एक ऑफिशियल मुलाकात हो रही है। पिछली बार भी मैंने इस चीज़ को महसूस किया था, मेरे ख्याल से वो मुलाकात को करीब 3-4 साल तो हो गए। जी। इशिता ने अपनी टीन एज को जस्ट कुछ समय पहले ही पूरी की है और मुझे यकीन है कि इस समय इस मंडल न्यूज़ के बुलेटिन में, इस मंडल न्यूज़ के पॉडकास्ट में जितने लोग इशिता को सुन रहे होंगे, वो निश्चित तौर पर उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि बहुत परिपक्वता और एक जो प्रौढ़ अवस्था में जो समझ आती है ना, उस अवस्था तक पहुंचकर इशिता बात कर रही है। यानी अपनी उम्र से, शारीरिक उम्र से बौद्धिक उम्र इशिता की काफ़ी अधिक है, परिपक्वता की निशानी है। मैं तुम्हें से जब पिछली बार भी मिला था, मुझे ये बात बड़ी अच्छी महसूस हुई थी और मुझे आज भी ये चीज़ महसूस हो रही है। इशिता, मैं जानना चाहूँगा, तुमने बड़ा अच्छा जिक्र किया जबलपुर का। दर्शकों को बता दूं, इशिता जबलपुर से वास्ता रखती हैं। जबलपुर को वहाँ की आम बोलचाल में संस्कार धानी कहा जाता है और मैं इशिता को बताना चाहूँगा कि हमारे अमरावती शहर को यहाँ की ज़बान में सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। जी। तो संस्कार धानी से सांस्कृतिक राजधानी के बीच आज जो संवाद स्थापित हो रहा है, इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए, इशिता, तुम्हें छोटी लता कहा जाता है। तुम्हारा एक पहचान है, छोटी लता। मैं जानना चाहूँगा कि जब तुमने संगीत सीखना शुरू किया, जब बहुत अर्ली बचपन जिसे कहते हैं, उस समय किस गायक या गायिका से वाकई बहुत प्रभावित थी? दो बहुत बड़े ऐसे आइडल्स रहे हैं मेरी लाइफ में। जी। सबसे पहले लता जी और दूसरे नंबर पे श्रेया जी, श्रेया घोषाल जी को जी। मैंने बचपन से बहुत सुना। मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 3rd-4th स्टैंडर्ड में रही होगी, जब नया-नया हमारे घर पे कंप्यूटर आया और गूगल या जो भी इंटरनेट पे उस टाइम पे रहा होगा, तो मेरे पापा ने मुझे बोला, इसमें तुम कुछ भी सर्च करोगी तो वो तुम्हें जवाब देगा, तुमको बता देगा कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे आज भी याद है, मेरे जीवन का पहला सर्च जो मैंने किया था वो था लता मंगेशकर। क्या बात। और जब मैंने सर्च किया तो उसमें एक बहुत सुंदर एक वो पूरा खुल के आया, जिसमें वो गाती हुई फोटो, स्टूडियोज की फोटो, मुंबई के बड़े बड़े जो स्टूडियोज जहाँ पर रिकॉर्डिंग्स हुआ करती है उसकी। तो वो देख के, मतलब 3rd-4th क्लास की मैं रही होंगी, 8-9 साल की, वो देख के मेरे मन में एक छवि बन गई और मुझे पता चल चुका था कि मुझे जीवन में क्या करना है। एक गोल मिल जाता है, एक लाइफ में ध्येय मिल जाता है कि बस ये जो दिख रहा है मुझे यही करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी लता जी के गाने। मम्मी को सुन के मैंने बहुत से गाने तैयार किए, आशा ताई को बहुत सुन के रेडी किया। और उस समय श्रेया जी का एक करियर उस टाइम नया-नया, क्योंकि मैं जिस साल पैदा हुई हूँ उसी साल श्रेया जी का पहला गाना आया था देवदास फिल्म में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका करियर और मेरा धीरे-धीरे बड़ा होना सब साथ में हुआ है। तो बहुत ज़्यादा फॉलो किया करती थी और उन्हें सुन के मुझे लगता था कि बस मुझे यही करना है, यही करना है। तो शायद मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। हालाँकि जब मैं स्टेज पर आई, जब मैं आईजीटी में परफॉर्म करने लगी, तो कई लोग बोलते थे कि छवि नज़र आती है या लता जी जैसा गाती हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उनके पैरों के धूल बराबर नहीं हूँ। लता जी जो थीं वो, मैं ये मानती हूँ कि उनका 1 या 2% भी मैंने अगर अपने इस जीवन काल में गा दिया, तो मैं अपना जीवन सफल मान लूँगी। वो तो अपने आप में साक्षात सरस्वती का स्वरूप थी, इसमें कोई संदेह नहीं। जी। कभी मौका मिला लता जी से मिलने का? लता जी से मिलने का तो सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन आशा ताई से मिलने का मौका मिला और उनके घर जाने का, उनके हाथों की पूरन पोली खाने का मौका मिला, तो मैं उसमें ही अपना सौभाग्य मानती हूँ। तो आशा ताई ने कभी कहा वो छोटी लता वाले उपाधि पे कि हाँ वो उपाधि सही है, ऐसा कुछ? जी नहीं, वो उनकी तो क्या प्रतिक्रिया थी आपसे मिलके? मैं एक्चुअली उनसे बहुत छोटे में मिली थी। जब मैं पहली बार मुंबई रियलिटी शो में
सिलेक्ट होके आगे आई थी 7th क्लास में। और छोटे उस टाइम लिटिल चैम्प्स में थे, तो हम बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे, हम जी। सबको लेके गए थे उनके घर पे। तो बहुत स्वीट थी वो हमारे साथ, क्योंकि हम सब छोटे-छोटे बच्चे थे और उन्हें बहुत बेहद पसंद है, छोटे बच्चे बड़े उनको प्रिय लगते वो थे। खुद भी काफ़ी छोटी बच्ची थी। हाँ, तो वो हमारे साथ बिल्कुल हमारे जैसी बन जी। गई थी कि नहीं बेटा ये खाओ ऐसे। और उनके वो नटखट भी बड़ी रही हैं, हाँ। तो उनके साथ हमारी बड़ी प्यारी यादें हैं। श्रेया जी से मुलाकात हुई? जी, जी, जी। बिल्कुल। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही आपकी गायकी को लेके? मतलब ऑन स्क्रीन जो प्रतिक्रिया दी जाती है वो नहीं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं श्रेया जी से 2024 में पहली बार 2025 में पिछले ही साल मिली पहली बार जी। एक कार्यक्रम के दौरान। और मैं बता नहीं सकती वो क्या हैं, क्योंकि हमेशा हमें ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इन्हें तो क्या पता इन्होंने कभी हमें सुना भी होगा या जी। नहीं या क्या। तो कोविड के दौरान उन्होंने अपने एक गाने का लॉन्च किया था, जी। अंगना मोरे। और उसका एक कंपटीशन रखा था कि जो अच्छा। भी इस गाने पे रील या कुछ भी ऐसा अच्छा बनाएगा जो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उसे वो रीपोस्ट करेंगी और जो भी विनर बनेगा उसको वो अपनी तरफ से ऑटोग्राफ और ये सब अच्छा। भेजेंगी। तो कोविड के टाइम पे मैंने भी उसमें अप्लाई किया। मैं तो सब में अप्लाई करती थी, मुझे मेरी आइडल से कुछ भी करके मिलना था। तो मैंने वो बना के गा के उसको डाला और लकीली मेरे को लगता है इतने भाव से मैंने डाला था उसे कि वो श्रेया जी तक पहुंचा और उस कंपटीशन का मुझे विनर बनाया उन्होंने। अब ये इस बात को हुए मेरे पास सब कुछ आया, उनका ऑटोग्राफ और सब, इस बात को हुए 2-3-4 साल से ज़्यादा हो चुके थे जब मैं 2025 में उनसे मिली। द मोमेंट उन्होंने मुझे देखा है, वो मुझे बोलती है आई नो यू पर्सनली। तो मैंने बोला मैम मैं इशिता विश्वकर्मा और ऐसे। तो उन्होंने तुम अंगना मोरे जीती थी राइट? मैं इतनी शॉक्ड, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो हैं, वो लेजेंड हैं। सही। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको पीछे की बात बता रही हूँ, मैंने कई ऐसे बड़े-बड़े नाम देखे हैं जिनके साथ जिनके सामने मैंने परफॉर्म किया है काफ़ी बार, ये रियलिटी शोज़ में उनके सामने परफॉर्म किया है। वो लोग भूलने की एक्टिंग कर चुके हैं, पर ये इतनी बड़ी हस्ती, वो चाहती तो मुझे नहीं भी बिल्कुल, पहचानती। बिल्कुल। कोई ज़रूरत नहीं थी उनको ये रिएक्शन देने की, पर उन्होंने बाकायदा मुझे पहचाना और बोला कि हाँ, फिर तुम किसी शो में भी आई थी, यू सैंग रियली वेल, बहुत अच्छा, अच्छा रियाज़ करो, अच्छा गाओ। और बिल्कुल श्रेया घोषाल की वाली स्टाइल और उसी आवाज़ में बात। है ना? मैंने सोचिए कितना फ़ॉलो किया क्योंकि होगा क्योंकि वो उन्हें। जिस आवाज़ में गाती हैं उसी आवाज़ में बात भी करती हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बड़ी सॉफ्ट आवाज़ है। तो वो मेरे लिए मतलब मैं मम्मी को भी कभी-कभी ये चीज़ बोलती हूँ कि मम्मी अगर कभी भगवान ने मुझे ऐसी ऊँचाई दी ना, तो मैं श्रेया जी जैसा ही क्या बनना बात है। चाहूँगी। ये पॉडकास्ट जितने भी आप दर्शक देख रहे हैं, अभी मेरे पिछले सवाल के जवाब में इशिता ने जो बात कही, इसके अंदर एक बड़ा आज के युवाओं के लिए बड़ा अच्छा संदेश दिया है, अगर आपने बात पकड़ी है। और अगर नहीं पकड़ी है तो थोड़ा पीछे जाके रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। इशिता ने कहा कि उसके पापा ने उसे कंप्यूटर ला के दिया था। उस समय इंटरनेट नया-नया था और उन्होंने कहा कि इसमें जो चाहो वो खोजो मिलेगा। इशिता ने उस कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट के माध्यम से लता दीदी को खोजा, संगीत की अपनी यात्रा को खोजा और आज इशिता इस मुकाम तक पहुंची है। मुद्दे की बात यह है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत शानदार चीज़ है। आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। चलिए वापस आता हूँ इशिता की बातों पर। इशिता, जबलपुर जैसे छोटे से शहर से निकलना और उसी दौरान जीवन में कुछ अघटित घटना घटित हो जाना, हाँ उल्लेख करूँ ना उस चीज़ का, बिल्कुल। क्योंकि उसके बिना तो फिर वो कोर्ट वाली लड़की पे बात नहीं आएगी। बिल्कुल, मेरे जीवन का जी। सत्य है वो। तो वो जो संघर्ष था, उस संघर्ष से आगे बढ़कर अपने सपने को जीवित रखना और मुंबई जैसे माया नगरी में आना, इसकी थोड़ी कहानी आप दर्शकों के साथ साझा जरूर कीजिए। 2018 में मैं सारेगामापा की विजेता बनी और मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने उस शो के दौरान, उस शो के जीतने के दौरान
एक मेरे जीवन की सबसे बड़ी एक जो पिक्चर आप अपने दिमाग में बिठा लेते ना कि ये मेरी लाइफ का मोमेंट था, वो मैंने जी लिया। वो था जब मैंने मेरी मम्मी और पापा दोनों को ऑडियंस में एक ऐसे उछलते हुए देखा जब मेरा विनर का नाम अनाउंस हुआ। बिल्कुल। वो छवि आज भी मेरे मन में मतलब एकदम ऐसे चिपक गई है। मुझे ऐसा लगता है अब जीवन में कोई कितने भी बड़े अवार्ड मुझे कभी मिल जाए, वो फ़ोटो दोबारा दोबारा नहीं नहीं मिल बनेगी। पाएगी कि मेरे मम्मी और पापा वो फ्रेम दोनों। कभी कैप्चर नहीं होगा। हाँ, तो बहुत खुशकिस्मती थी कि वो शो मैं जीती। उस समय सबको बड़ा आश्चर्य होता था कि कैसे ये लड़की जीत गई, 16 साल की है, इसके साथ कॉम्पिटिटर्स 30-30 साल के रहे हैं, फिर भी वो भी सीनियर सारेगामापा था, लिटिल चैम्प्स भी नहीं था। आधे लोगों को आज भी लगता है कि लिटिल चैम्प्स था, जी, पर सीनियर कैटेगरी शुरू ही 16 साल से होती है और मैंने अप्लाई कर दिया था। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये तो छोटी सी लड़की है, कैसे जीत गई और बहुत बड़ी बात है, ये है वो है। पर हमको ना कभी-कभी समझ नहीं आता कि जीवन में जो हो रहा है उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी योजना है ईश्वर की। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि क्योंकि भगवान को पापा को वो दिखाना था, वो एक छवि या एक वो ऐसी बड़ी खुशी पापा को दे के इस दुनिया से भेजना था, इसलिए जी। शायद मुझे उस शो का विनर बनाया। अदरवाइज़ मुझसे गाने वाले काफ़ी अच्छे लोग और काफ़ी अब अनुभवी लोग उस शो में थे। फिर उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें जीवन में बदलाव हो रहे थे। जब भी आप किसी भी शो में, रियलिटी शो में बराबर। आते हैं, विजेता तक बनते हैं, पहुँचते हैं, तो जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। आपको टूर्स मिलने लगते हैं, शोज़ मिलने लगते हैं, आप एक अलग दुनिया जीने लगते हैं। तो मेरे लिए बहुत नई बात थी, 16 साल की थी मैं, बिल्कुल। स्कूल भी मेरा पूरा नहीं हुआ था उस समय, 11th में थी। तो बहुत नई दुनिया मेरे लिए बन गई थी। सिर्फ़ 1 साल तक मैंने वो नई दुनिया जी है और पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसी भयावह चीज़ जो है इंट्रोड्यूस हो गई। तो मेरे जो पीक करियर का जो समय था, जब बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी, बहुत सी चीज़ें अलाइन्ड थी, वो सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब क्लैश होने लग गया। हालाँकि कोविड में लोगों ने बहुत लोगों को खोया है, ऐसी-ऐसी चीज़ें खोई है जिसके सामने मेरा खोया हुआ कुछ भी नहीं है। तो धीरे-धीरे सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कैंसल होने लगे, वीज़ा आए हुए थे, यूके का एक टूर था, वो कैंसल हो गया, पोस्टपोन हुआ फिर कैंसल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने फ़ेस की। फिर 2-3 साल जैसे-जैसे लगभग इसमें बीते कोविड में, तो जब तक कोविड ख़त्म हुआ हम मानसिक तौर पे थोड़े हताश हो चुके थे। पर मेरे अंदर ये था कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना जज़्बा ज़िंदा रखूँगी, मैं अपनी तैयारी कुछ न कुछ करती रहूँगी। फिर मेरे पापा काफ़ी बीमार हुए, मेरे पापा का नागपुर में ट्रीटमेंट चलता था कोविड के पहले और कोविड जब आया तो नागपुर से ही मना हो गया कि भई आप इतनी दूर से जी, ट्रैवल वग़ैरह जी, नहीं कीजिए, आपके आस-पास जो भी हॉस्पिटल या डॉक्टर्स अवेलेबल है वहाँ दिखाइए। वहीं से उनका केस जो है थोड़ा बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि होता है जब जी। डॉक्टर्स और ये सब चेंज हो जाते फैसिलिटीज़ हैं, नहीं थी उतनी। फैसिलिटी नहीं हो पा रही थी। तो 3 साल बीते और मेरे पापा की तबीयत कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी उस समय तक, वो बेड रेस्ट पे थे कंप्लीटली। मेरी मम्मी पूरे टाइम उनकी सेवा में ही रहती थी। मैं उस समय म्यूज़िक सिखाती थी, फ्रंट रो करके एक कंपनी थी, हाँ। उसमें मैं एज़ अ म्यूज़िक कोच मैंने जॉइन कर लिया था क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी, जी, घर को सपोर्ट करना था, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ महसूस होने लगी थी। उस समय बार-बार हमारे पास कॉल आता था ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, उनकी टीम का कि ऐसे-ऐसे यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं तो आप प्लीज़ आइए ऑडिशन देने के लिए। तो मैं उन्हें हाँ ना बोलती रहती थी क्योंकि मेरा गोल था कि अगर मैं जाऊँगी दोबारा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शो जीत चुकी हूँ राइट। और क्योंकि ये मेरा दूसरा शो होगा तो बहुत सारी चीज़ें मन में होती है कि भई क्या होगा, कैसे उम्मीदें बढ़ होगा, जाती हैं। उम्मीदें वो हो जाती हैं। और एक बार एक ये भी हो जाता है ना कि आप ऑलरेडी एक शो जीत चुके हो, अब अगर मान लो मैं 10 में आउट हो गई, तो वो एक मेरा तो वो शो कैसे हाँ, जीता वो था? करियर वो ऐसा ना दिखे दुनिया को। बराबर। बहुत सी चीज़ें सवाल-जवाब दिमाग में रहते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी तो वैसे ही घर के हालात थोड़े ठीक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में मेरा जाना सही नहीं है। और मैं जाऊँगी तो मैं आइडल में जाऊँगी, इंडियन आइडल की तैयारी करूँगी। अब उस समय क्या हुआ मेरे पापा एडमिट हो गए और उनकी तबीयत दिन-ब-दिन बहुत खराब होती चली गई। तो जब मैं और मम्मी कॉल उठाना हमने बंद कर दिया तो जो टीम थी उन्होंने कहीं न कहीं से मेरे पापा का नंबर खोज लिया और पापा के फ़ोन पे उन्होंने काफ़ी कॉल लगाया और पापा ने हॉस्पिटल के ही बेड में फ़ोन उठा लिया
और उनको फ़ोन पे बोल दिया कि आपकी बेटी फ़ोन नहीं पिक कर रही है, हम उसको ऑडिशन के लिए बुलाना चाहते हैं। अब ऑडिशन के लिए वो काफ़ी उन्होंने कॉल किया, अब पापा मेरे से बोल रहे हैं कि बेटा तुम जा क्यों नहीं रही? मैंने कहा पापा आप अपने आप को देख रहे हो? आप हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि मैं ऑडिशन देने चली जाऊँ। जी। उस समय पे उसके कुछ दिनों के ही अंतराल में, 1 हफ्ते के अंतराल में मेरे पापा एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच गए जिसको ब्रेन कोमा बोलते हैं। ओह! ब्रेन कोमा सिचुएशन में क्या होता है कि जो आखिरी मेमोरी आपके दिमाग में होगी ना, इंसान वही रिपीट। अच्छा। तो दवाई का समय, इसका उसका समय, हम भागा-दौड़ी कुछ भी कर रहे हैं, पापा के मुँह में एक ही बात है, कॉल आया था कुहू के ऑडिशन के लिए, तुम ऑडिशन देने नहीं गई। अच्छा। जाओ तुम मुंबई जाओ, तुम ऑडिशन दो, तुम मुंबई जाओ ऑडिशन दो। ये उनके रट लगा दी उन्होंने इस चीज़ की। मैंने वो इग्नोर किया, पापा को झूठ बोल दिया, हाँ, जा रही हूँ मैं और ऐसा-वैसा। धीरे उनकी तबीयत बिल्कुल ही गिरती चली गई, मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ उन्हें धीरे-धीरे और 15 दिन के अंदर-अंदर वी लॉस्ट हिम, नहीं बचे। जब पापा को जिस दिन पापा चले गए उसके अगले दिन मैंने उनके सब संस्कार वगैरह सब मैंने ही किए और जो पूरे 13 दिन थे वो पूरे 13 दिनों तक मेरे मन में सिर्फ उनकी वो आखिरी वो रट मेरे दिमाग में चलती रही कि मुंबई जाओ ऑडिशन दो, मुंबई जाओ ऑडिशन दो, मुंबई जाओ। जब 13वां दिन था, जिस दिन 13वीं होती है, उस दिन हमारे यहाँ जितने लोग थे सब थे, वो सब हमें नमस्ते करके प्रणाम करके सब धीरे-धीरे करके सब चले गए और एक खाली घर में मैं, मम्मी और मेरी बहन, सिर्फ हम लोग बचे। उस दिन हमें पहली बार रियलाइज़ हुआ कि भाई जीवन में बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, एक व्यक्ति चला गया है। तो 14वां दिन था ये और हमने सोचा कि मम्मी पापा बहुत पीछे पड़े थे ऑडिशन के लिए। उस दिन भी कॉल आया तो मैंने उनको ढांस दिया, मैंने उनको मतलब चिल्ला दिया फ़ोन पे कि आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है हम अभी किस सिचुएशन में, हम मेरे पापा नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा, 13वीं हुई है कल और ये वो। फिर भी वो बंदा इतना ढीठ था, उसने बोला कि आखिरी ऑडिशन परसों होने वाला है, अगर आपकी इच्छा हो तो ये लास्ट है, इसके बाद मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। अगर आपकी इच्छा हो तो ये रही डिटेल्स, आप प्लीज़ आइएगा ऑडिशन देने। मैंने काट ही दिया फ़ोन, उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। मम्मी ने बोला कि चलते हैं। मुझे भी बड़ा शौक था कि मतलब मैं बड़ी शॉक हो गई कि ये क्या हो रहा है, कैसे मतलब। पर फिर भी हमने पता नहीं कैसे, शायद पापा ही चाहते थे कि ऐसा हो। 15वें दिन पे हम ऑडिशन देने पहुँचे। मैं पापा की याद में उनका जैकेट पहन के, उनका कोट पहन के चली गई थी क्योंकि नवंबर का महीना था, काफ़ी ठंड थी, तो मैंने उनका कोट पहन लिया कि आपको ऐसे लेके जाती हूँ साथ में, ताकि आप रहोगे साथ में तो मुझे हिम्मत मिलेगी। बस ऑडिशन दिया है, ऑडिशन सुना है सबने और मतलब 13वीं के दिन जो महसूस हुआ था ना कि केवल 3 लोगों का परिवार बचा है, आईजीटी ने मुझे लाखों लोगों का परिवार दे दिया। ये बड़ी बात है। मैंने जो इस साक्षात्कार की शुरुआत में कहा था ना कि दिखने में छोटी बच्ची, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत परिपक्व है कि अपने जीवन का जो सबसे विपरीत दौर है, जिस दौर से हम होकर गुजरे हैं, ऐसे दौर की कहानी सुनाते सुनाते कई बार, कभी शायद मैं भी, अगर मैं कभी अपने जीवन की ऐसी कोई कहानी सुनाऊं तो शायद भावुक हो जाऊंगा, आँख छलक जाएगी, लेकिन उसको भी बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े धैर्यपूर्वक सुनाना। और आखिरी में ये जो वाक्य इशिता ने कहा कि उस दिन हम 3 लोगों का परिवार था और अब हम लाखों लोगों का परिवार है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है इशिता ने मुझ पर, आप सभी पर एक भरोसा जताया है, एक जिम्मेदारी भी डाली है। इशिता ने रियलिटी शो के मंच से लेकर लाइव कंसर्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर व्यासपीठ पर अपनी गायकी का जबरदस्त लोहा मनवाया है। पहले हिस्से में हमने बात की इशिता के संगीत के सफ़र की, उस इशिता की उपलब्धियों की, एक अघटित के बारे में। अब इस पार्ट में हम बात करते हैं कि इन दिनों इशिता की ज़िंदगी में क्या चल रहा है
अपनी उपलब्धियों का किस तरह से आनंद लिया जा रहा है और संगीत की दुनिया में अपने नाम को और बड़ा बनाने के लिए इन दिनों क्या कुछ किया जा रहा है, जी। ये हमारे साथ थोड़ा साझा कीजिए आप। बहुत छोटी थी जब से घर में भजन सुने हैं, सीखे हैं, और हमारे घर में हमेशा से बहुत धार्मिक माहौल रहा है। मेरी मम्मी काफ़ी धार्मिक रही हैं जी, और बचपन से ही इतना भगवान के भजन और सब सुनते-सुनते बड़े हुए हैं कि बड़ी इच्छा हमेशा से रही कि मैं इस फील्ड में ज़रूर कुछ करूं। तो बहुत ही ऐसी कृपा भी रही है कि पिछले इतने सालों से मैंने बहुत सारे डिवोशनल प्रोजेक्ट्स गाए हैं, अलग-अलग म्यूज़िक कंपनी के लिए, ज़ी म्यूज़िक कंपनी, सारेगामा, डिवोशनल, टी सीरीज़ भक्ति, अलग-अलग उनके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं। और इतने सालों तक गाने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर यही चीज़ मुझे कार्यक्रमों में गाने का मौका मिलता है और अगर मैं गाती हूँ तो कितना सौभाग्य होगा। तो पहले क्या होता था कि हम लोग हमेशा ही, मतलब जब छोटे थे तब से ही मम्मी के साथ कथा वगैरह सुनने के लिए जाते थे। तो बचपन से आदत रही है कि कथा में जाते थे, सुनते थे और घर वापस आ जाते थे। पर अब थोड़ा स्थिति बदल गई है, अब थोड़ा ऐसी कृपा है कि लोग पहचान जाते हैं और जी, प्रेम जी। देते हैं। तो कुछ ऐसी कथाओं में अभी थोड़े दिनों पहले जाना हुआ। पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी की कथा में गए, श्री पुंडरीक जी की कथा में गए और राम भद्राचार्य जी की कथा में गए। तो मतलब ऐसे-ऐसे संत जनों की इतनी कृपा मिली कि उन्होंने भी मुझे मंच में गाने का मौका दिया। और जब भी मैं मतलब संत जनों से मिलती हूँ तो मैं वो चीज़ें नहीं गा के सुनाती जो मैं दुनिया के सामने गाती हूँ, अच्छा, या जो प्रचलित भजन है या जो कॉमन जो भजन है वो नहीं। जैसे सूरदास जी के पद, मीराबाई सा के पद, और ये सारी जो चीज़ें जो बहुत अनकॉमन है, ऐसे सबने नहीं सुनी हैं, पर मैं मेरे कलेक्शन में रही है, मैंने हमेशा उनको अच्छा। सुना है। और वैसे ही हमारे यहाँ हमने पूजा भक्ति की है, तो वो कुछ सुनाती हूँ तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी संतजनों की मुझे बहुत कृपा मिली और बहुत आशीर्वाद मिला। चलिए, अच्छा है, तो संगीत साधना के साथ में आप संस्कृति को भी सहेज रही हैं। जी, जी, आपकी आवाज़ में जैसा आपने बताया, सूरदास जी, मीराबाई सा, जी, जो भी कृष्ण भक्ति के जिन्होंने छंद और दोहे लिखे, भजन जी, लिखे, वो आपकी आवाज़ में संरक्षित होते रहेंगे। इसके पहले भी बहुत सारे गायकों ने वो गाया है, जी, लेकिन बहुत सारे एलपी रिकॉर्ड सब नहीं हैं, कैसेट सब नहीं मिलती बिल्कुल। हैं, तो इसी बहाने कम से कम वो शुरू हो जाएगा। एक सवाल मैं मिस कर गया इशिता, जी, जैसा आपका संघर्ष रहा और संघर्ष से लेके आप सफलता तक के आए, तो संघर्ष के दिनों का ऐसा कोई साथी या ऐसा कोई सहयोगी रहा जो आज सफलता के दिनों में भी याद आता है कि हाँ यार, वो एक था या ऐसा कोई था? वैसे तो मम्मी रही हैं जी, हमेशा, तब भी थीं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। पर अगर अदर देन उनकी बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स रहे हैं। मतलब हमारे साथ मैं और मम्मी कई बार इस बारे में बात करते हैं कि भगवान हमें हर मोड़ पे ना किसी एक मैसेंजर को या किसी व्यक्ति को हमारे जीवन में भेज देते हैं। जैसे जब हमारा बहुत स्ट्रगल का दौर था, जब हम आए दिन हर थोड़े दिनों में जबलपुर से मुंबई अप डाउन किया करते थे, तो उस समय एक ब्रजेन सर करके हैं, वो हमने एक रेलवे के लिए शो किया था, तो वो कोई रेलवे में जीएम थे। तब मेरा उतना कोई नाम भी नहीं था, ना ही मैं टीवी में आई थी, ना ही मेरी कोई पहचान थी, कुछ भी नहीं था, कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। पर वो हमारे साथ जुड़ गए, उन्होंने बोला आपकी बच्ची बहुत अच्छा गाती है, और वो हमारी पूरी मदद करते रहे पूरे उस स्ट्रगल के दौरान। कभी भी हमको मतलब बिना रिजर्वेशन के या फिर कभी टिकट नहीं मिली या वेटिंग क्लियर नहीं हुई, इस चीज़ का स्ट्रगल हमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो ईश्वर ने हमको उनको मदद करने भेज दिया। तो ये तो एक उदाहरण है, भगवान ने हमेशा पूरे जीवन भर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जो हमारी मदद कर देते थे और जो हमारे साथ जुड़ जाते थे। इसीलिए कहा जाता है शायद कि ईश्वर जब एक दरवाज़ा बंद करता है, जी, तो 10 नए दरवाजे खोलता है। बिल्कुल, खोजना आना चाहिए। बिल्कुल। और ईश्वर आपकी मदद करने के लिए खुद तो नहीं आ सकते, वो किसी न किसी को ज़रिया बना के भेजते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात आपने जो अभी कही, उस पे से मुझे याद आई। जबलपुर की एक सामान्य लड़की और अब
सोशल मीडिया और टीवी जगत पे अपने कला, अपने कौशल्य से राज करने वाली इशिता विश्वकर्मा, तो रियलिटी शोज के बाद में व्यक्तिगत स्तर पर जिंदगी में क्या कुछ बदल गया? बहुत कुछ बदल गया। मतलब कैसे कैसे बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ खड़े हैं ना, तो आप किसी भी चीज से जीत सकते हो। और अगर आपके मम्मी पापा को कहीं ना कहीं दुनिया का संदेह है कि चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इस बात से अगर कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाते हो ना, तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ कर पाना या कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा शिफ्ट मेरी लाइफ में आया, इसको बैलेंस करने का काम मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छा किया। जी। जैसे मैं जब छोटी थी और कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, कई बार हार जाती थी, तो हताश हो जाती थी, ये सोचती थी कि नहीं अब कल से नहीं करूँगी रियाज़, नहीं अब कल से नहीं गा रही मैं, क्योंकि मेरा नंबर ही नहीं आता है, मैं हार जाती हूँ, बहुत रोती थी। उस समय पापा मम्मी हमेशा अरे यार तो ऐसे थोड़ी हार मान जाते हैं, कितनी बार सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो चुके हैं, कितनी बार ये हार चुके हैं, वो हार चुके हैं, ऐसे उदाहरण मुझे घर में देते थे। फिर आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं सारेगामापा जीती थी, मेरे हाथ में ट्रॉफी थी, कार जीती है, ये जीता है, वो जीता है, सब चल रहा था। उस समय मेरे पापा ने बोल दिया था कि बेटा ये अंत नहीं है, क्या बात? ये आखिरी नहीं है, अभी जीवन की बहुत लंबी दौड़ बाकी है और बहुत सारे संघर्ष अभी और बाकी हैं, अभी बहुत लंबी कहानी लिखनी है, बहुत लंबी जर्नी जीनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीसॉ जो होता है, तो मैं अगर इस तरफ हूँ तो मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे साथ नहीं, मेरे सामने वाली सीट को चुना है और हमेशा एक बैलेंस बना के रखा है। इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा शिफ्ट महसूस नहीं हुआ कि मेरे इसके जी। पहले का जीवन ये था, वो था। ऑफ कोर्स वो एक पॉपुलैरिटी और लोगों की पहचान में बड़ा उसकी अपनी फ़र्क आ कीमत जाता होती है, है। उसका अपना एक अलग एक प्रभाव होता है। पर जी। घर में आज भी वही है, आज भी मतलब डाँट पड़ जाती अच्छा। है, आज भी सेलिब्रिटी होगी बाहर, सेलिब्रिटी होगी बाहर, है ना? घर में पड़ जाती है, मम्मी घर में आज भी वही आज पुरानी भी। उस स्टाइल में, है ना? तो कुछ बदला नहीं है। जैसे ही मैं घर की चार दीवारी के अंदर एंटर होती हूँ, सब सेम टू सेम है। वैसे मैं आपकी मम्मी से भी मिला हूँ, उनकी भी आप बातचीत करने का जो तरीका बड़ा सॉफ्ट है। जी। वो डाँटती भी होंगी ना, बड़े सुर में डाँटती होंगी, है ना? मैं लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी तब उस समय मैं मिला था उनसे जी। और उनको मैंने टीवी पे वो गाना गाते हुए मासूम फ़िल्म का कौन-सा गीत था वो? तुझसे तुझसे नाराज़ नाराज़ नहीं नहीं है। ज़िंदगी, वो उनका वो गीत मैंने सुना हुआ है। जी। तो इसलिए मैं बोला कि वो अगर डाँटती भी होंगी ना, बड़ा सुर में डाँटती होंगी, है ना? नहीं, नहीं वैसे मम्मियाँ सुर में नहीं डाँटती। मम्मियाँ डाँटने पे आती हैं तो फिर मम्मियाँ मम्मी वाले मम्मी स्टाइल में डाँटती मम्मी हैं। बन जाती हैं मम्मी। जी। जैसा भी आपने कहा कि आपके फ़ादर ने जब आप जीते, तब उन्होंने आपको सलाह दी थी कि ये अंत नहीं है, ये अंतिम शिखर नहीं है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। जी। ऐसे कोई जज या कोई मेंटर रहे जिनकी सलाह आज भी याद आती है कि उन्होंने ये कहा था, ये आगे बढ़ने में हमेशा आपको अभी भी वो प्रेरक लगता है कि होता है ना कि एक जी। वाक्य या एक किसी का कहा हुआ कोई बात बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो ऐसी बिल्कुल। कोई बात है जो आपको जो महसूस होती है, याद आती है? मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि सारेगामापा के दौरान और आईजीटी ये दोनों शोज़ के दौरान मुझे आनंद शर्मा जी, जो पंडित आस्करन शर्मा जी के सुपुत्र हैं और पंडित जसराज जी के फैमिली से हैं, जी। उनसे हमें मेंटरशिप मिली, उनसे हमें सीखने का मौका मिला। और ड्यूरिंग द शो जब हम शो के लिए प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं, हर हफ्ते का अलग एक एपिसोड होता है, नए गाने मिलते हैं, वो हीरा तराशने का काम करते हैं। क्या बात! मतलब आप सोच रहे हैं एक हफ्ता है हमारे पास और एक केवल 3-4 मिनट की प्रस्तुति है, पर उसमें इतना मांझने का काम उन्होंने किया है, इतनी एक-एक चीज़, एक-एक बारीक चीज़ें। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आनंद सर से बहुत कुछ सीखा है हमने और बहुत लकी रही हूँ मैं कि उनकी अंडर उनकी मेंटरशिप में मुझे 2-2 इतने बड़े-बड़े शोज़ इतने महीनों तक करने का मौका मिला। और एक बात उन्होंने मुझे बोली थी जब मैं आईजीटी में जब मैं आई, तो वो मुझे पहले से जानते थे, सारेगामापा के दौरान उन्होंने वो 16 साल की बच्ची देखी थी। तो उस समय उन्होंने एक बहुत मेजर शिफ्ट मेरे अंदर देखा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उस समय मैं बहुत ब्रोकन थी। अब तो चलिए मैं बहुत सँभल के और एक सँभ के साथ चलती हूँ और काम करती हूँ। उस समय ऐसा था कि पापा वर्ड ही मेरे लिए बहुत ट्रिगरिंग था कि आपने पापा वर्ड बोला और मेरी आँखें छलक जाती थी और मैं उस समय बहुत हम कमज़ोर थे। समझ सकते हैं। बहुत
अजीब सी स्थिति थी वो। तो उस समय उन्होंने एक मुझे 2 लाइनें एक गज़ल की बोल दी थी, और वो आज भी मुझे, जब भी मैं कभी हताश होती हूँ तो मुझे वो बात याद आती है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो तो चलो, चलो सभी है राह में, यहाँ तुम भी निकल सको तो तो चलो। चलो। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी के जीवन में दुःख आता है, तकलीफ़ें आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आता है, पर ये धूप हर किसी के जीवन में है। बहुत बढ़िया। आपको, आपकी चॉइस है, आपको चलना है कि नहीं। तो ये मुझे उनकी कही हुई बात हमेशा याद रहती है। फिर वही परिपक्वता वाली बात। अपना इतना जो आपका व्यस्त कार्यक्रम चलता है, जी। इसमें से कभी खुद के लिए समय निकाल पाते हो? जैसा भी आपने कहा कि मम्मी बिल्कुल मम्मी वाले स्टाइल में ही ना डांटती हैं, तो बेटियां भी फिर बेटियां वाली स्टाइल में ही घर में रहती हैं, है ना? फिर सेलिब्रिटी ने बाहर छूट जाता होगा, घर पे आया धाड़, अब मुझे सोना है। एक्चुअली हमारे घर में क्या है, हम 2 बहनें हैं, तो मम्मी ने हमारा नाम रखा है नंद भौजाई, अच्छा। और मम्मी है सास। मम्मी अपने आप को मम्मी कंसिडर नहीं करती अच्छा। हैं, वो बोलती हैं मैं सास हूँ और तुम हो नंद भौजाई, क्योंकि तुम दोनों मिलके हमेशा मेरी, उनको ऐसा लगता है कि हाँ। बुराइयां करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा मेरा नहीं और मेरी बहन की एक अलग ही ट्यूनिंग चलती है, जी। हमारे अलग ही वो चलते हैं। पर जैसे जो मी टाइम होता है या वो, तो हमें धार्मिक यात्राएं बड़ी पसंद है। अच्छा। कुछ नहीं, अगर कभी ऐसे समय मिल गया 2 दिन 3 दिन का, तो हम हरिद्वार निकल जाते हैं, वृंदावन हरिद्वार। वृंदावन चले जाते हैं, वैष्णो देवी हो आते हैं। कोई भी ऐसी यात्रा हम जी। निकाल लेते हैं, कभी भी समय मिलता है। वो हमारा मी टाइम है, वो हमारी मतलब बकेट लिस्ट में हम बना के ही रखते हैं कि जैसे ही हमें टाइम मिलेगा यहाँ चलते हैं, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा यहाँ चलते हैं। तो टाइम मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। टाइम एक्चुअली मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो निकाल लेते हैं, जैसे अगर उदयपुर कार्यक्रम हो गया, जी। तो हम श्रीनाथ जी दर्शन करने चले जाते हैं। बहुत श्रीनाथ बढ़िया। जी में हमारी बड़ी श्रद्धा है। तो यानी ये माना जाए कि गाना गाने के अलावा घूमना फिरना ये शौक में है, या कुछ इसके अलावा भी अलग शौक हैं जिन्हें पूरा करते हो कभी? धार्मिक यात्राएं बस पसंद है। ऐसे घूमने कोई मुझे बोलेगा ना, मैं बड़ी आलसी हूँ। अच्छा। कोई बोलेगा ना कि चलो ट्रैकिंग पे चलते हैं, या चलो ये हिल स्टेशन चलते हैं, या चलो ये वाले पचमढ़ी घुमाते हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मेरे को घर बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे घर में बहुत कम रहने मिलता है। तो मैं अगर आप गायकी के क्षेत्र में नहीं आते, जी तो फिर क्या, किस क्षेत्र में करियर बनाते हो? ट्रैवल व्लॉगर बन जाते? नहीं, ट्रैवल ब्लॉगर नहीं, मैं शेफ बनती। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जवाब आएगा कि फिर मैं शायद प्रवचनकार, संत विदुषी इस टाइप का, तब नहीं। तुम शेफ बन जाते। तो अभी 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 खाना बनाते हो घर में? हाँ हाँ अच्छा। हाँ, मैं अगली बार आपकी मम्मी से पूछूंगा, तो मिलूंगा तो पूछूंगा कि बिल्कुल। इशिता के भोजन है ना। और जबलपुर कभी आता हूँ या मुंबई आता हूँ तो फिर आऊंगा कि भाई देखें सिंगर खाना कैसे बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इशिता, बिल्कुल बुलाएंगे। एक युवा पीढ़ी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया का ये दौर है। लता भाई के ज़माने में, आशा दीदी के ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी उनकी कला लोगों तक पहुंचती थी। थोड़ा वो उस ज़माने का संघर्ष अलग था। आज थोड़ा सा इजी है, लेकिन चुनौतियां अलग है। बिल्कुल। संघर्ष मुझे लगता है थोड़ा आसान हुआ है, लेकिन चैलेंजेस बढ़ गए। कैसे देखते हो इसको? मुझे ऐसा लगता है हर दौर का अपना एक प्रोज एंड कॉन होता है। जी। लता जी के ज़माने में भी मुझे लगता है बहुत ऐसे आर्टिस्ट रहे होंगे, सिंगर्स रहे होंगे, जो शायद आगे नहीं आ पाए, लाइमलाइट में नहीं आ पाए, या कुछ बन नहीं पाए। कई तो ऐसे गुणी रहे होंगे जिन्हें सीखने ही नहीं दिया गया। जी। तो बहुत सी चुनौतियां उस ज़माने की थी। आज की चुनौती ये है कि आज जन सैलाब है। मतलब आप ये तो कह ही नहीं सकते कि बस यही एकमात्र सिंगर हैं, या जैसे लता जी का तो ज़माना ऐसा था, दौर ऐसा था कि लता जी के अलावा कोई था ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी आशा जी थी, और शायद कुछ और सिंगर्स जिन्हें थोड़ा बहुत मिल जाती थी अपॉर्चुनिटीज। तो वो एक ऐसा दौर था कि जिसमें सुमन कल्याणपुर जैसी भी सिंगर थी, बिल्कुल उनकी भी बड़ी अच्छी आवाज रही। जी पर वो अब ठीक है, जो गॉसिप्स चलते हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, जी, लेकिन कहीं ना कहीं लता ताई का आभा मंडल इतना बड़ा था बिल्कुल। कि वो सूरज के सामने सितारा मध्यम पड़ गया, इस टाइप का। मैं आपको मेरा पर्सनल इसका एक जी। रिव्यू बताऊं। जी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ऐसे लोग
बिल्कुल अदरवाइज ना लें। मुझे ऐसा लगता है कि सुमन कल्याणपुर जी बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट रही हैं, लेकिन कभी भी आप उनका कोई गाना सुनेंगे ना, तो आप भेद ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल कि लता बिल्कुल जी गा रही हैं बिल्कुल कि सुमन बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब लता जी साक्षात खुद है ना म्यूजिक डायरेक्टर के सामने, तो वो सोचता है कि मैं लता जी से ही गवा लेता हूँ। बिल्कुल पर जैसे आशा जी हैं, आशा जी ने वो अपना एक अलग ही जोन वो लिया। वर्सेटाइल उनका एक अलग। हाँ, उन्होंने अपना एक अलग एक वो रास्ता चुना, अलग प्रकार के गाने गाए, कैबरे ट्राई किया, रॉक एंड बिल्कुल रोल ट्राई किया, आर डी बर्मन जी के साथ जो उनके गीत है अलग ही एक उसमें, तो बिल्कुल इसलिए वो स्टैंड आउट कर पाई। तो मुझे ऐसा लगता है आज की स्थिति में, आज की दुनिया में भी वही है। और जैसे सब लोग जो मुझे बोलते हैं कि बिल्कुल छोटी लता जी या लता जी जैसा गाती हो, तो मुझे ना काफी डर लगता है कभी कभी, क्योंकि लता जी के गाने गाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, वो इतना बड़ा खजाना छोड़ गई हैं कि एक जन्म में तो उसे पूरा किया ही पूरा नहीं ही नहीं जा किया जा सकता, सकता, बिल्कुल जितना सही। वो गा के रख के जा चुकी हैं इस दुनिया सही से। है। आपने आशाताई का बड़ा अच्छा ये किया। जी। मेरा सौभाग्य है कि मुंबई में मैं एक बार किसी पर्सनल काम की वजह से गया था, अरे वाह। और एक मेरे मित्र थे इंडस्ट्री में, तो उनके जरिए किसी स्टूडियो में ऐसे चलते फिरते जस्ट मैंने ऐसे आशाताई को ऐसे जाते हुए देखा था। अरे वाह। ऐसा मतलब मुझसे बात नहीं हुई थी, लेकिन आशाताई जा रही मैं देख रहा हूँ। अरे वाह। और आशाताई ने किसी से आवाज दे के कहा, देखो ये आशाताई का टोन था। टोन है। और मैं बोला, मेरे दिमाग के अंदर बात घूमी कि मतलब अभी इन्होंने जो शब्द कहा देखो, मैं उनके मुंह से सिर्फ इतना ही सुना, देखो, मतलब यही तो इनका गाना है, देखो हाँ। सीने में मेरे धड़कन। मतलब यार ये लोग बात करते टाइम पे भी सुर में बात करते हैं। तो वही मैंने जो कहा कि आपकी मम्मी भी सुर में डांटती रही होंगी, और आपसे ही बात कर रहा हूँ ना। जी। तो दर्शकों, मैं आपसे एक चलिए एक व्यक्तिगत मेरी यादें ताज़ा हुई, तो इशिता के साथ में भी जुड़ी हुई मेरी एक बड़ी अच्छी याद है। मैंने इशिता को जब पहली बार सुना था, तो मुझे लगता है शायद वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सीज़न था। और तब मैंने पहली बार कोट वाली लड़की देखी थी कि एक बच्ची है छोटी सी, गुलाब की पंखड़ी जैसी, और वो कोट पहन के गा रही है, पर उस समय कहानी नहीं पता थी। और जो गीत मैंने सुना था वो भी अपने आप में हिंदी फिल्म जगत का, गीत सृष्टि का एक, उसे हम मील का पत्थर कह सकते हैं। अच्छे खां फन्ने खां उस गीत को अगर गाएं तो गले की नसें तड़कने लग जाएंगी शायद। और वो गीत था सत्यम शिवम सुंदरम। वो मैंने तुम्हारा पहला गीत सुना था, जी। वो तुम्हारा आलाप मैं आज तक नहीं भूला। कैसे गा लेते हो आप लोग, उस बुलंदी तक के अपनी आवाज़ को लेकर जाना, इतना लंबा उसमें वो एक आलाप है, और वो आरोह अवरोह है, और साथ में पिताजी का कोट भी है, और अपने एक विपरीत स्थिति से आगे बढ़ के आप आईजीटी तक पहुंचे थे, उससे जुड़ी कोई यादें हैं? इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है जो हमारे साथ हुई। जब मैंने ऑडिशन दिया तो पहला गाना मैंने गाया मेरा साया साथ होगा, पापा को ही डेडिकेट किया जी। था, और वो इत्तेफाकन लता जी का था। जी। उस समय लता जी थी दुनिया जी में। जी अगला ही एपिसोड जो होने वाला था, उसके बाद ऑडिशन का काफ़ी लंबा दौर चला। मेरे ऑडिशन के बाद भी कई अलग अलग ऑडिशन हफ्तों तक चलते रहे। जो पहला ऑडिशन होने वाला था, जो पहला ग्रैंड प्रीमियर जिससे शो शुरू होता है 15 लोगों को सिलेक्ट करने जी। के बाद, मुझे गोल्डन बजर मिला था, तो मैं सीधे 15 में आ गई थी। जैसे ही हमारा शो स्टार्ट हुआ तो मुझे दूसरा गाना जो है पूरी टीम के साथ हमने सजेस्ट किया कि शुरुआत हो रही है तो क्यों ना भगवान के नाम से हाँ, उसमें की पूरा जाए। ऑर्केस्ट्रा भी था। हाँ, राइट। तो हमने सत्यम शिवम सुंदरम इस गाने को चूज किया, और बहुत खुशकिस्मती थी कि हमारे साथ पूरा वो लाइव सिम्फनी बैंड प्ले करने वाला था, जिन्होंने लता जी के साथ वर्ल्ड टूर किया है। क्या बात है। सारे वो दिग्गज कलाकार। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी, बहुत सौभाग्य था कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ, जो लता जी के साथ कहाँ कहाँ, और वो हमें पूरी कहानी भी सुनाते हैं कि कैसे हम जहाज में उस समय जाया करते थे, लंदन, अमेरिका, हर जगह जहाज यानी पानी का जहाज? पानी के जहाज से अच्छा। जाया जाता था, कि उस टाइम ये एयरप्लेन और ये सब इतना जी। नहीं था। तो जहाज के थ्रू वो लोग, और कितने महीनों महीनों में वो पहुंचा करते थे एक शो करने के लिए, बराबर। 1 महीने का टूर करने के लिए। तो बड़ी मतलब बहुत
अच्छी अच्छी बातें वो सुनाया करते थे। यशराज फिल्म्स में सेट था इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, और वहाँ हम प्रैक्टिस और रिहर्सल वगैरह करके वहीं पे हमारा शूट था। अब हमने पूरे हफ्ते तैयारी की, पूरा प्रिपेयर किया लता जी का सत्यम शिवम सुंदरम। हम पूरे हफ्ते सुनते रहे, गाते रहे, तैयारी करते रहे। जिस दिन शूट था, पहला ही गाना, पहला ही परफॉर्मेंस मेरा होना था और शूटिंग होनी थी। द मोमेंट हम स्टेज पर चढ़ते, हमें खबर मिलती है कि लता जी नहीं रही। ओह, ये शूटिंग का दिन था 6 फरवरी 2022 का, और सभी की आंखें नम, सभी एक वो धक्का बैठ जाता है मन में कि हम तो चलिए आज की जनरेशन है, लता जी से पर्सनली कभी उतना ताल्लुकात बन ही नहीं पाया, पर जो टीम हमारे साथ उस दिन प्ले कर रही थी, जिन्होंने उनका उनके साथ कमिटमेंट काम था, किया है। जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो उनका अंतिम संस्कार भी देखने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका कमिटमेंट है यहाँ बजाने का। अब पूरे सेट पे एक अलग ही माहौल है। हम स्टेज पर, मैं ऑलरेडी काफ़ी नम थी, मेरे जीवन में ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा हुआ था कि मैं स्टेबल स्थिति में तो मैं नहीं ही थी। उस पे इतनी बड़ी वो कि जिनको हम आराध्य मानते हैं, उनका गाना आज मैं लेकर गा रही हूँ और अभी वो नहीं रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मैं जब मंच पे खड़ी हुई, मैंने लता जी को मन में नमन किया। मैंने उन्हीं को बोला कि लता जी, आपको हम साक्षात सरस्वती मानते थे। आप बसंत पंचमी के दिन इस दुनिया से गई हैं। आप आशीर्वाद दे के जाइए कि आपने जो संगीत की धरोहर, जो विरासत हम कलाकारों के लिए छोड़ी है, हम उसमें निपुण रहें। उन्हें बस अपनी अंतिम सांस तक जो है अगली पीढ़ी को उसी हाल में अच्छे संगीत के रूप में सौंप के जाएं। ऐसी कृपा और ऐसा आशीर्वाद आप दे के जाइएगा। बस वही हमने उनको नमन करके गाया है, और वो आपकी प्रार्थना फलीभूत हुई। बिल्कुल, वो बिल्कुल फलीभूत हुई और लोगों को इतना पसंद आया। मैं आपको सच बताऊं, उस दिन जो मैंने सत्यम शिवम सुंदरम गाया था, अगर मुझे आज वैसा गाने बोल दे, शायद मैं वैसा ना गा पाऊं। नहीं, कई बार होता है कि ये जिसको हम बोलते हैं ना कि कुछ ईश्वरीय संकेत और ईश्वरीय संयोग बनते हैं। बिल्कुल। और मुझे कभी कभी लगता है कि ईश्वर यदि आपको सफल बनाना चाहता है ना, तो शायद आपकी दुश्वारियां थोड़ी बढ़ा देता है उसके पहले। बिल्कुल। यानी एवरेस्ट पे चढ़ने के पहले ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। क्या बात। या तो आप वापस आ जाइए या फिर आगे चढ़ लीजिए, थोड़ा दम और मार लीजिए। बिल्कुल। तो सेम आपके एक तो पिताजी का कोट, वो एक अलग याद दिलो दिमाग में चल रही है। स्टेज पे चढ़ रहे हैं और पता चला जिनका गीत गाने जा रहे हैं, जिनको आइडल मान के आए हैं, वो नहीं रही, और ऑर्केस्ट्रा भी उन्हीं का है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि वो बाकमाल जादू कैसे हुआ था। तो यही चीज है। नए गायकों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? जैसा हमारा शहर बड़ा छोटा सा है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे उभरते गायक हैं। मैं यहाँ पे भी एक ग्रुप है, उनसे बीच में मिला था, उनको सुना था, काफी प्रतिभावान लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को अगर वहां तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है 2-3 चीजें हैं जो जीवन में किसी शो के लिए या किसी एक गोल को हासिल करने के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए अगर आप गांठ बांध के रख लें तो वो मेरे ख्याल से हमेशा काम आती है। सबसे पहली चीज है मेहनत, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेहनत का, मम्मी हमेशा मेरी ये बोलती थी कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जो चीज़ आपको मेहनत दिला सकती है, वो चीज़ आपको जीवन में कुछ नहीं दिला सकती। सब जानते हैं कि मैंने सारेगामापा शो जीता, पर कोई ये नहीं जानता कि उसके पहले मैं 9-10 रियलिटी शोज़ हार चुकी हूँ, रिजेक्ट हो चुकी हूँ। तो हमें हमेशा लोगों का ब्राइट साइड दिखता है। और युवा के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया में ही जी रहे हैं। असल दुनिया में लोग कम जी रहे हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा जी रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया का एक सच्चाई सबको बस ये बोलना चाहती हूँ कि whatever you are getting to see in social media is not real, because nobody is posting their failures. कोई भी अपनी नाकामियों के बारे में पोस्ट ही नहीं कर रहा, कोई भी अपने फेलर्स के बारे में पोस्ट ही नहीं कर रहा, कोई भी उन घटनाओं के बारे में। लोग अपनी पीड़ा, अपना संघर्ष, अपने दुख, अपनी हार तभी डिक्लेयर करते हैं जब उससे ऊंचा कुछ हासिल कर चुके हैं। वो सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद में फिर असफलता की कहानी बनती है। बिल्कुल। कि मैं ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करता था,
है ना। अब वो करता था नहीं करता था भगवान को पता, मैं अगर 9 रियलिटी शो हारी हूँ तो ये मैं जीतने के बाद यहाँ पे आके आपको बता रही बता हूँ। रहे हो। तो बस आप इस बात को अपने मन में हमेशा याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप सफल होते देखते हैं, आगे बढ़ते देखते हैं, तो उनसे जलन की भावना ना रखें, उनसे सीख क्या सकते हैं ये भावना रखें, पहली चीज। दूसरा, मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़िए। कई बार ऐसा होता है कि हम 99 पे पहुंच के हार मान जाते हैं और मुड़ जाते हैं कि शायद नहीं होगा जीवन में, पर 100वें रास्ते पे ही भगवान लेकर बैठे होते हैं कि बेटा क्या बात एक कदम और भर ले, तेरे लिए ये रखा है। बहुत सही। इशिता, हर साल अलग अलग टीवी चैनल्स पे बहुत सारे रियलिटी शो आते हैं। जी किसी में टॉप 15 से मतलब हजारों लड़के लड़कियां वहाँ पहुँचते हैं, उसमें से कुछ टॉप आपके वो कौन सा प्रीमियर राउंड जी या जी जी थिएटर राउंड के लिए आप लोग सिलेक्ट होते हो, फिर उसमें से कोई विनर और रनर अप बनता है। जी उसमें से बहुत कम लोगों को मैंने आगे चलकर प्लेबैक सिंगर बनते हुए या एज अ सिंगर बहुत नाम कमाते हुए, जी ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है। क्या होता है इतना इतना जो हमारा टैलेंट है, ये टैलेंट कहाँ चला जाता है फिर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत अच्छा। और ये पॉडकास्ट बहुत लोगों को हेल्प करेगा इसकी सच्चाई जानकर। होता क्या है कि जब आप, मैं भी एक छोटे शहर की हूँ, जबलपुर, एक छोटे उसमें पली बढ़ी, और एक दायरा होता है एक छोटे जी। शहर का, एक मतलब आसपास के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। बहुत ज़्यादा महानगर नहीं है तो कोई उतना वो नहीं है, सब में आत्मीयता है, प्रेम है, सब आते जाते पूछते हैं, सब रहता है। महानगर में जब आप आते हैं, मुंबई जैसे शहर में अपना नाम बनाते हैं, जीतते हैं, उसके बाद ना आपको एक लाइमलाइट मिल जाती है, आपको एक पॉपुलैरिटी मिल जाती है, आप एक चेहरा बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि आप उससे थोड़ा भी नीचे आप सहन नहीं कर पाते। बिल्कुल। और इसी स्थिति में जो है इंसान का जो ग्राफ है, वो सोचता है कि यहाँ से तो मैं ऊपर ही जाऊंगा, पर वो नीचे आ जाता है। जी। तो मैं इस मामले में मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूसरे कई सारे लोगों को देती हूँ कि एक बार अगर आप विनर बन गए किसी शो के, दैट मीन्स कि मेडिकल फील्ड में देखा जाए तो आपने नीट क्लियर कर लिया। जी। पर नीट क्लियर कर लिया मतलब आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिल गया क्या? जी। नहीं मिला। अभी आपने नीट एक पहला पड़ाव क्लियर किया है। अभी आप 5 साल तक पढ़ाई करेंगे तो आपको एमबीबीएस आपका होगा, आपको डॉक्टरेट मिलेगा। फिर आपको कुछ संघर्ष का सामना करके नीट पीजी या जो भी होता है वो आपको देना पड़ेगा। फिर आप सर्जरी या जो भी आप मेडिसिन में लेते हैं वो आपको मिलेगा। फिर आप एक संघर्ष का सामना करेंगे, फिर आप आगे की पढ़ाई करेंगे, तब जाके आप एक 30-35 साल की उम्र में आके आप एक परिपक्वता के साथ एक डॉक्टर बन के स्थापित हो पाएंगे। हमारे फील्ड में क्या होता है कि आपने नीट क्रॉस कर लिया और आपने बल्ले बल्ले कर ली कि भाई मैं तो सब हासिल हो गया, अब तो सब हो गया, अब मैं वैभव हाँ, सूर्यवंशी हो अब गया तो हूँ। मेरे हाथ में विनर की ट्रॉफी आ गई, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जैसे मैं भी जब हम नए नए मुंबई शिफ्ट हुए, विनर बनने के बाद, 2 शो जीतने के बाद, ट्रॉफी लेके शिफ्ट हुए, पर उसके बाद भी हमको सारे दरवाजे खटखटाने पड़े, अपने बारे में बताना पड़ा, अपने वॉइस सैंपल्स देने पड़े। वो भी एक दौर होता है, वो भी एक संघर्ष होता है। आप वापस जीरो से अपनी कहानी शुरू करते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जो सफल लोग हैं वो भी नहीं बताते इसके बारे में कि यही सच्चाई है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पर्सनली काफी लोगों से मिलने मिला। जी। जब मैं आज से 1-1.5 साल पहले सोनू निगम जी से मिली, उनसे जब मैं मिली, उनके सामने जब मैंने बोला कि मैं कुछ सुनाऊं आपको, कुछ गा के ऐसे, तो मैंने जब सुनाया तो वो उस समय भोजन कर रहे थे, तो मैंने सुनाया तो उन्होंने बड़े प्रेम से सुना और सब। उसके बाद उन्होंने एक चीज मुझे बोली कि बस दरवाजे खटखटाना कभी बंद मत करना, कोशिश करना, प्रयास करना कभी बंद मत करना, क्योंकि वही रास्ता है, वही रास्ता है। और मुझे, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सोनू निगम जी जो इतने बड़े लेजेंड है, उनसे ये प्रत्यक्ष ये बात जानने मिली कि यू ऑलवेज हैव टू कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। भले ही आपके हाथ में विनर की ट्रॉफी है, भले ही आपके पास खिताब रखे जी। हो 4, आपको दरवाजा खटखटाते रहना पड़ेगा। दर्शकों, मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में भी एक बात कही थी, बीच में भी कही थी, फिर दोहराता हूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। परिपक्वता जो है बड़ा छोटा सा सवाल था, टैलेंट, और उसको जिस तरह से इशिता ने डिफाइन किया है, मुझे लगता है कोई 30-35 साल का भी व्यक्ति रहा होता तो शायद इतनी साफ गोई और इतने सफाई के साथ, इतनी स्पष्टता के साथ इसको परिभाषित नहीं कर पाता।
इशिता, मैं आपको बहुत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और सर, मैं थैंक यू। मेरा प्रयास रहेगा कि जब और सफलता के शिखर पे पहुंचो तब भी ऐसे ही विनम्र बने रहो और सफलता के नित नए सोपान स्पर्श करते रहो, छूते बहुत रहो, बहुत आगे बढ़ते धन्यवाद। रहो। हमारी और मेरे जैसे कई लोगों की आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। अब तुम मेरे साथ बैठी हो और मैं तुम्हें बिना कुछ गुनगुनाए जाने दूं, मतलब मैंने तुमको बिल्कुल स्क्रीन पे गुनगुनाते और गाते सुना है, तो मेरे लिए, मंडल न्यूज़ के दर्शकों के लिए कोई भी कुछ भी थोड़ा सा। बिल्कुल, तो मैं दर्शकों के लिए ही एक लता जी का बहुत सुंदर जी। गीत है वो गाना चाहती हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, आपकी नजरों ने समझा, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है। धन्यवाद। दर्शकों, मैं शायद परिभाषित नहीं कर पाऊंगा, आप तो शायद आप जो आवाज़ सुनेंगे वो इस माइक के जरिए आते हुए सुनेंगे। मैं सीधी आवाज़ सुन रहा हूँ और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये एक स्वर्गीय का आवाज़ है, हेवनली वॉइस जिसे हम कह बहुत सकते बहुत हैं, ये धन्यवाद वो सर, आवाज़ है। थैंक यू। और बहुत शुभकामनाएं, इसे ऐसे ही बनाए रखिएगा और मंडल न्यूज़ के पॉडकास्ट में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। धन्यवाद सर, इसी के थैंक यू। साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।